अस्सलाम वालेकुम। सीन विस्टा में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हाजिर हुई हूँ एक नई कहानी के साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है जिन सियोंग। शांत, समझदार पर अंदर से थोड़ा टूटा हुआ। उसने नोटिस किया कि उसका परिवार कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, ऐसे कुछ छुपा रहे हैं उससे। पर क्या छुपा रहे हैं और क्यों, ये वो नहीं जानता। एक दिन जिन बहुत ही बुरे सपने से उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा पड़ा था, लेकिन उसका पूरा परिवार उसके पास था। उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की और हंस के कहा कि थक गया तू, कल रात नींद भी तो नहीं आई एक्साइटमेंट में। दरअसल वो लोग नए घर में शिफ्ट कर रहे थे। जब वो नए घर पहुंचे, जिन को कुछ अजीब महसूस हुआ। घर बिल्कुल नया था, पर उसे लगा मानो वो यहाँ पर पहले आ चुका है। उसने अपने बड़े भाई योसियोक को देखा, जो हर चीज में एकदम बेस्ट था। चाहे स्पोर्ट्स की बात कर लो, पढ़ाई, म्यूजिक, लड़कियां भी पसंद करती थी उसे। सबसे जरूरी बात, वो एक बहुत ही अच्छा भाई था। जिन उसका बिल्कुल उल्टा था। पढ़ाई में फिसड्डी, स्पोर्ट्स में भी कुछ खास नहीं और लड़कियां तो पूछती भी नहीं थी उसे। लेकिन इसके बावजूद उसने कभी अपने भाई से जलन महसूस नहीं की, बल्कि उसे तो अपने भाई पर गर्व था। लेकिन फिर कुछ समय पहले योसिक ने एक खतरनाक एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया। नए घर में रेनोवेशन के दौरान जिन को पता चला कि उसे अब योसिक के साथ एक ही कमरे में रहना होगा, क्योंकि एक कमरे में पुराने किराएदारों का सामान पड़ा है। ये बात उसे थोड़ी अजीब तो लगी कि उनका सामान यहाँ क्यों पड़ा है, उनके चक्कर में हम क्यों परेशान हो। पर वो फिर भी इग्नोर करके एक वर्कर की मदद करने चला गया। वर्कर ने उससे पूछा, वो तुम्हारा बड़ा भाई है? जिन ने मुस्कुरा कर कहा हाँ। पर जब वर्कर ने फिर से ये सवाल पूछा तो जिन ने हैरानी कर कहा कि पूछ क्यों रही हो। वर्कर कुछ बता पाता उससे पहले ही योसियोक वहाँ आ गया। उसने वर्कर से कहा कि तुम्हें किचन में बुला रहे जाओ। रात को डिनर के वक्त जिन के पिता ने उसे बताया कि 1 महीने के अंदर पुराने किराएदार अपना सामान ले जाएंगे, फिर जिन और योसियोक अलग अलग कमरों में रह सकते हैं। जिन ने पूछा कि उस कमरे में धक्का क्या है। उसके पिता ने कहा कि पता नहीं, लेकिन पिछले किराएदारों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज उसे खोलना मत। उसने जिन से भी कहा कि देख, शैतानी दिमाग है तेरा, लेकिन खोलियो मत, ठीक है। ये सुनकर जिन को और ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगा। उसी वक्त अचानक एक आवाज आई ऊपर के फ्लोर से। जिन ने पूछा, ये आवाज उसी कमरे से आई है क्या? लेकिन सब कंफ्यूज हो गए और कहने लगे शायद बिजली कड़की होगी। अभी आसमान में बिजली चमकी और उन्हें लगा कि हाँ, बिजली की आवाज होगी। पर जिनके मन की आवाज कुछ और ही कह रही थी। उस रात जब योसियोक सो गया, जिन अपने MP3 प्लेयर में म्यूजिक सुनने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कि मैंने कुछ गलत सुना है शायद, लेकिन फिर दोबारा से सुनाई दी। आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। जिन डरते हुए उस दरवाजे के पास गया। उसका मन बार बार ये जानने का कर रहा था कि आखिर अंदर है क्या। वो दरवाजे को खोलने जा ही रहा था, तभी किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। वो चौंक गया, पर फिर उसने देखा कि यह तो योसियोक था। उसने योसियोक को बताया कि इस कमरे के अंदर से आवाज आ रही है। योसियोक ने भी सुनने की कोशिश की, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने कहा कि तुम दोबारा से पढ़ाई से बचने का बहाना लगा रहे हो ना। फिर वो दोनों घर के पास ही मौजूद एक पहाड़ी पर गए। दोनों भाइयों ने अच्छा समय साथ बिताया, पर तभी योसियोक को एक कॉल आ गया। उसने कहा, पापा ने एक फाइल मंगवाई है, तो यहीं रुक, मैं दे के आता हूँ, ठीक है। जिसके बाद जिन वहीं रुक गया और बीच रास्ते में कुछ लोगों ने योसियोक को घेर लिया। जिन ने देखा कि कुछ लोग उसके भाई को मार रहे थे। वो तुरंत उसे बचाने भागा, पर उससे पहले ही उन्होंने उसे उठा लिया। जिन कुछ नहीं कर पाया, पर उसने उनकी कार की वो नंबर प्लेट याद कर ली। घर जाके उसने सब कुछ अपने माँ बाप को बताया और फिर वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह डिटेक्टिव्स वहां आए और जिन ने उन्हें नंबर बताया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई नंबर प्लेट रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कई तरीके ट्राई किए योसियोक को ढूंढने के, पर वो नहीं मिला और दिन ऐसे ही बीतते गए। उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। जिन और उसका परिवार और ज्यादा टेंशन में आ गए। जिन जो दवाइयां ले रहा था वो और ज्यादा बढ़ गई। एक रात उसने एक सपना देखा जिसमें वो किसी को टॉर्चर कर रहा था। तभी जिन फिर से उठा और ये भी एक डरावना सपना था, लेकिन इस बार उसके माँ बाप और योसियोक भी उसके कमरे में थे। 19 दिन बाद योसियोक वापस आया था, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। डिटेक्टिव्स ने उससे कई बार पूछा, पर वो कुछ नहीं बता पाया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। जिन भी अपने रूटीन में आ गया। एक रात जिन ने देखा कि योसियोक कहीं जा रहा है। उसने सोचा कि क्या सच में ये कहीं गया था या मुझे ही वहम लगा। अगले दिन जब उसने ये पूछा तो योसियोक ने मना कर दिया। जिन ने उसकी बात को इग्नोर किया, पर तभी उसने एक अजीब चीज देखी। योसियोक गलत पैर से लंगड़ा के चल रहा था। उसने पूछा कि कल तो तू राइट पैर से लंगड़ा रहा था, आज लेफ्ट से। वाह। योसियोक ने कहा कि तुझे कंफ्यूजन हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर जिन थोड़ा सतर्क हो गया। उस रात जब वो स्टडी डेस्क पर सो गया, योसियोक उसके पास आया। उसने एक पेंसिल उठाई और उसकी आंख के बिल्कुल पास ले गया। जब वो टच होने ही वाली थी, पेंसिल की टिप टूट गई।
योसियोक ने उसे वापस रख दिया और जिन की आंखें खुल गई, जिससे उसे पक्का हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने योसियोक का पीछा करना शुरू किया। उसने देखा कि वो अब लंगड़ा भी नहीं रहा था। फिर उसने देखा योसियोक 2 लोगों को इंस्ट्रक्शन देना है और ये तो वही डिटेक्टिव थे जो उनके घर पर आए थे। जिनको समझ आ गया कि ये मेरा भाई नहीं है, ये कोई और है, एक साजिश चल रही है, कुछ तो खतरनाक चल रहा है हमारे घर में। जल्द ही वो ऊपर किसी कमरे में गया। जिन ने भी उसका पीछा किया, पर ऊपर पहुंचते ही वो अचानक गायब हो गया। जब जिन वापस जाने लगा तो वो पकड़ा गया। उन्होंने कहा, तू सब कुछ खराब कर रहा है, बॉस का प्लान बिगाड़ रहा है तू। पहले तो जिन ने ऐसा दिखाया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पर जब पता चला कि वो उसे छोड़ेंगे नहीं तो वो भाग गया। काफी देर तक उन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन आखिरकार वो बच गया। पर तभी किसी ने पीछे से उसे पकड़कर बेहोश कर दिया। ये कोई और नहीं, योसियोक ही था। जब जिन की आंखें खुली तो वो अपने कमरे में था, काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सच है क्या नहीं। उसने देखा कि उसका भाई तो उसके साथ बेड पे सो रहा है। अब जिन पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। उसे अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उस रात जो कुछ भी हुआ उसने उसका पूरा विश्वास हिला दिया। जब योसियोक ने उसे देखा तो वो डर के मारे कांपने लगा। उसने पूछा, क्या हुआ जिन? लेकिन जिन जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि अब तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना है या सच। वो बाथरूम गया और अंदर का दरवाजा लॉक कर दिया। योसियोक वहां आया और कहा कि ये तो क्या कर रहा है, लेकिन जिन डरा हुआ था। उसका पैनिक बढ़ने लगा। उसने चीख कर कहा कि दूर हो जा मुझसे। योसियोक कुछ समझ नहीं पाया, वो भी थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है तू? जिन चीख चीख कर बताने लगा कि उसने कल रात क्या देखा। हर एक बात छोटी से छोटी वो हर डिटेल में बताने लगा। योसियोक ने कहा कि ये सब सपना था जिन, तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन जिन नहीं माना। उसने कहा कि तू मेरा भाई नहीं है, तू कौन है, अपनी असलियत बता दे मुझे, और मेरा असली भाई कहाँ है? कुछ देर बाद जब जिन ने देखा कि बाहर कोई नहीं है तो उसने एक पाइप उठाया और धीरे धीरे बाथरूम से बाहर निकला। वो बाहर देख ही रहा था कि तभी योसियोक ने उसे पकड़ लिया। शांत हो जाओ जिन, शांत हो जाओ। दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा, लेकिन आखिर में योसियोक ने उसे नीचे दबा लिया और कहा, शांत हो जा जिन, तू सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था। तूने कल रात को अपनी दवाई नहीं ली ना? तब जिन को याद आया कि हाँ, मैं तो कल दवाई लेना भूल गया था। अब उसे भी लगने लगा कि शायद ये सपना ही था और वो रो दिया। इसके बाद योसियोक ने उसका ख्याल रखा। जिन ने अपनी दवाई ली और उससे माफी मांगी, कहा कि मैं सब खराब कर देता हूँ ना। योसियोक ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, वो आराम कर, माँ आती ही होगी। जब योसियोक ऑफिस के लिए निकला, जिन ने खिड़की से देखा कि योसियोक फिर से राइट लेग से लंगड़ा रहा है। जिन ने अपने मन में सोचा कि शायद मैं ही गलत था। अब वो शांत होकर पढ़ाई पर ध्यान देने लगा, लेकिन फिर उसकी पेंसिल टेबल के नीचे गिर गई। जब जिन उसे उठाने लगा तो उसने देखी वही पेंसिल की टूटी हुई टिप जो कल रात को उसने देखी थी। जी देखकर उसकी सांस रुक गई। उसे भरोसा हो गया कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो उसका सपना नहीं था, सब कुछ सच है। माँ घर आई तो जिन ने सब कुछ उन्हें बताया। माँ घबरा गई। उसने कहा कि मैं अभी तेरे पापा को बताती हूँ, लेकिन जिन ने उसे रोका। अगर आज रात योसियोक घर से निकला तो हम उसका पीछा करेंगे, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। माँ ने हाँ में सर हिला दिया। जब जिन अपने कमरे की तरफ गया, माँ ने पूछा कि क्या सच में तुझे पूरा भरोसा है कि योसियोक ने ये सब किया है? जिन ने कहा कि ये योसियोक है ही नहीं। उस रात जब जिन नीचे पानी पीने आया तो उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। माँ किसी से बात कर रही थी, वही आदमी जो उनके साथ योसियोक बनकर ले रहा है। जिन चुपचाप दीवार के पास छुपकर सुनने लगा। माँ ने कहा कि उसे सब कुछ पता चल चुका है, हर एक बात वो योसियोक को बता रही थी। ये सुनकर जिन समझ गया कि माँ भी इस झूठ में शामिल है। तभी उससे गलती से कुछ आवाज हो गई, जिसके बाद माँ चौकन्नी हो गई। योसियोक ने कहा कि चेक करिए कि वो सो रहा है या नहीं, जिसके बाद माँ सीधा जिन के कमरे की तरफ गई। जिन समझ गया कि अगर उसे बचा रहना है तो उसे अपनी माँ से पहले कमरे तक पहुँचना होगा। वो जल्दी जल्दी बिल्डिंग के साइड से चढ़ गया और खिड़की से जंप करके बेड पे जाके लेट गया। माँ ने देखा कि जिन तो सो रहा है। एक चैन की सांस के साथ वो पलट गई। माँ के जाने के बाद जब दरवाजा बंद होने की आवाज जिन ने सुनी तो वो उठ गया, लेकिन फिर माँ ने सवाल पूछा, जिन तो पानी से कैसे भीगा? ये कहते कहते माँ वापस आ चुकी थी। उसने जिन को देख लिया। जिन कुछ बोल नहीं पाया, उसकी सांस फूली हुई थी, लेकिन माँ मुस्कुराते हुए चली गई। उसने फोन उठाया और कहा कि योसियोक जल्दी आ, मैं भी पकड़ी गई हूँ। जिन तुरंत खिड़की से भाग गया। रोड पर दौड़ते हुए उसने देखा कि सामने से पापा आ रहे हैं। जिन कंफ्यूज हो गया कि क्या इनके ऊपर भरोसा करूं या नहीं। अभी माँ और एक दूसरा आदमी उसके पास आ गए। पापा ने उससे पूछा, कहाँ जा रहा है? जिन ने झूठ कह दिया कि दोस्त से मिलने।
उन्होंने और सवाल किए और जिन उल्टा पुल्टा जवाब देता गया। पापा ने कहा कि तू कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने उसे वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन जिन भाग गया। वो आदमी भी उसके पीछे दौड़ गया। रोड के कोने पर उसे एक पुलिस स्टेशन दिखा। जिन पूरी स्पीड में भाग रहा था। वो आदमी उसे रोकने ही वाला था कि तभी वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया। जिन ने मौका देखा और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस ने जब उसकी बात सुनी तो जिन ने कहा कि मुझे 1 महीने से बंद करके रखा गया है, झूठे लोगों के साथ जो मेरी फैमिली बनकर रह रहे हैं। पुलिस ने पूछा तो तुझे कैसे लगा कि वो तेरी फैमिली है? तुझे तो पहचान लेना चाहिए था अपने माँ बाप को। नहीं, जिन ने जवाब दिया कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैंने कैसे विश्वास कर लिया। अभी एक जूनियर ऑफिसर उसका रिकॉर्ड ले आया और डिटेल्स कंफर्म करने लगा। आपका नाम जिन सियोक है। जन्म हुआ था साल 1977 में। जिन ने हाँ कहा तो पुलिस वाले ने कहा तो आपको तो 41 साल का होना चाहिए था। ये सुनकर जिन हिल गया। उसने कहा कि मैं 21 का हूँ। अभी तो 1997 चल रहा है ना। ये सुनकर पुलिस वाले हंसने लगे। एक ऑफिसर ने उसे कैलेंडर दिखाया। भाई अब 2017 चल रहा है। जिन ने आसपास देखा, हर जगह नए गैजेट्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स। तभी उसकी नजर एक मिरर पर पड़ी। उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। शीशे में वो एक अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा था। वो खुद जिन था। इसके बाद जिन अपने घर वापस गया। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ सवाल ही सवाल थे। वो सीधा उस कमरे में गया जहाँ एंट्री मना थी। रूम में सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन एक अजीब खूबसूरती थी। फ्लोर पर 2 खून के धब्बों वाली डॉल्स पड़ी थी। खून के निशान हर तरफ थे, लेकिन पीछे से खास तरह का म्यूजिक बज रहा था। तभी यो सियोक और दूसरे लोग अंदर आए। यो सियोक ने कहा कि प्लान फिर से फेल हो गया। जिन ने गुस्से में चीख कर पूछा, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है? यो सियोक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिगरेट जलाई और कहा, कहानी 20 साल पहले शुरू हुई थी। उस कमरे में एक माँ और बेटी का खून हुआ था। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की, हर तरीका अपनाया किलर तक पहुंचने का, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे। आखिर में उन्होंने गवाहों के लिए एड्स तक निकाले कि अगर कोई भी कुछ जानता है तो उसे पैसे दिए जाएंगे। और इतने साल गुजर गए और धीरे धीरे दुनिया ने उस केस को भुना दिया। लेकिन उस माँ बेटी के परिवार के लिए वो जख्म अब भी ताज़ा था। वो उस रात को भूल नहीं पाए। उनके लिए ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। इसीलिए उन्होंने खुद किसी को पैसे दिए, एक ऐसे इंसान को जो उन्हें इंसाफ दिलवा सके। वो था यो सियोक। यो सियोक ने जान लगा दी। 4 साल तक पूरी मेहनत से इन्वेस्टिगेशन की, पर हर मोड़ पर नाकामी ही हाथ लगी। लेकिन एक दिन वो सच तक पहुंच गया, और वो सच ये है कि जिन ही वो किलर था। फिर टॉर्चर्स का सिलसिला शुरू हुआ। वो हर तरीके से जिन से सच उगलवाना चाहते थे। और हैरानी की बात ये थी कि उसे इतना दर्द, इतनी मार देने के बाद भी जिन ने हर इल्जाम से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी उसने यो सियोक को भी कंफ्यूज कर दिया। पर यो सियोक जानता था कि वही किलर है। विक्टिम के परिवार को बदला लेना था, लेकिन जब जिन को अपने गुनाह याद ही नहीं है तो उसकी मौत बेकार होगी। इसीलिए उन्होंने एक फोरेंसिक हिप्नोसिस एक्सपर्ट को बुलाया। जिन के दिमाग की जांच की गई। पता चला कि जब जिन 20-21 साल का था तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपनी यादें खुद ही अपने दिमाग से मिटा दी। मेडिकल टर्म में इसे डिसोसिएटिव एमनीशिया कहा जाता है। इसीलिए एक अलग रास्ता चुना गया। उसे हिप्नोटाइज करके उसकी आखिरी खुशी भरी मेमोरी तक ले जाया गया, जब वो अपने माँ बाप और भाई के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ था। 1997 में यो सियोक ने उसके भाई का रोल किया, जो साइकोलॉजिस्ट उसके माँ बाप बने। उसे वही घर दिखाया गया जहाँ 20 साल पहले खून हुआ था। इसीलिए वो घर उसे जाना पहचाना लगा। जो वर्कर उसे शुरुआत में मिला था वो इसीलिए हैरान था क्योंकि जिम यो सियोक को अपना बड़ा भाई बता रहा है। वो आवाज जो उसने कमरे से सुनी थी वो यो सियोक के लोगों की थी, जो मर्डर सीन रिक्रिएट कर रहे थे। यो सियोक उसे पहाड़ी पर भी इसीलिए लेकर गया था ताकि उस दौरान घर के अंदर सब रेडी हो जाए। उसे वापस अकेले घर भेजने का प्लान था, पर सब कुछ उल्टा हो गया। पुलिस ने यो सियोक को इलीगल एक्टिविटीज के चक्कर में पकड़ लिया, जबकि जिन को लगा कि उसके भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है। 19 दिन बाद यो सियोक पुलिस को रिश्वत देकर किसी तरह छूटा, लेकिन तब तक बारिश नहीं हुई थी और उस सीन के लिए बारिश बहुत जरूरी है। जिन को हिप्नोटाइज किया गया था, लेकिन उसका असर अब धीरे धीरे कम होने लगा। जिन का शक बढ़ता गया और सब लोग यहाँ तक पहुँचे। यो सियोक ने उसे एक और जगह ले जाने की कोशिश की। रास्ते में पूछा भी कि उसे समझ आ गया ना। जिन ने जवाब दिया कि मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। ये सुनकर यो सियोक गुस्से में आ गया और कहा कि तू ही किलर है साले।
तू नहीं मारा है उन्हें और तुझे भी मरना होगा। जिन ने कहा कि मैं अभी नहीं मरने वाला और अचानक गाड़ी का दरवाजा खोला और रोड पर कूद गया। योसियोक ये देखकर शॉक्ड रह गया। जिन भागते हुए बहुत दूर निकल गया, लेकिन योसियोक भी बिल्कुल उसके पीछे था। सड़क पर हादसे हुए, गाड़ियां टूटी, कुछ छोटी दुकानें भी। योसियोक पागल सा हो गया था, पर फिर एक एक्सीडेंट में वो खुद बुरी तरह से चोट खा गया। जिन ने देखा कि अब वो उसे पकड़ नहीं पाएगा, पर तभी एक और एक्सीडेंट में जिन भी जख्मी हो गया। जिन को हॉस्पिटल ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर पर उसके दिमाग ने उसे उसकी पूरी जिंदगी दिखाई। मई 1997 में जिन गाने सुनते हुए अपनी गाड़ी ठीक करवा रहा था। गाड़ी ठीक होने के बाद उसने अपने माँ बाप को बुलाया। वो अपने नए घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उसके माँ बाप तो मौके पर ही मारे गए। उसका भाई बचा, लेकिन कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। अब जिन के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई। जिन ने पूरा जोर लगा दिया, हर नौकरी के लिए तैयारी की, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी मिल जाए। लेकिन उसने 12वीं भी पास नहीं करी थी। वो पढ़ाई में बेकार था, उसे कौन बहता। फिर भी वो जैसे तैसे अपने भाई का इलाज करवाता रहा। 6 महीने बाद डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी जरूरी है। अब जिनके पास पैसे तो थे नहीं, तो उसने सोचा कि अपनी किडनी बेच देता ही, लेकिन कोई भरोसेमंद खरीदार नहीं मिला। और इतना सब सहने के बाद वो आखिरकार अंदर से टूट गया। एक दिन उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज आया। सामने वाले शख्स ने पूछा कि तुम पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? जिन ने कहा कि हाँ। इस पर उस आदमी ने कहा कि अगर मेरे लिए किसी को मार दोगे तो पैसे मिल जाएंगे। पहले तो जिन चौंक गया। रात भर उसे नींद नहीं आई, पर अगले दिन उसने हाँ कह दिया। जब वो एड्रेस पर पहुंचा तो वो वही घर था और मौसम था बारिश का। उसे चाबी मिल गई, घर में घुस गया। आदमी ने कहा कि सिर्फ माँ को मारना, बच्चों को नहीं। जिन सीधा बेडरूम में गया, पर माँ को उसके बच्चे के साथ देखकर उसके होश ठिकाने आ गए। उसे लगा कि ये गलत है और वो वहाँ से निकलने लगा, पर माँ ने उसे गलत समझ लिया और वो चीखने लगी। जिन ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। माँ भी उसकी बात समझ गई। दोनों शांत हो गए, पर तभी बेटी ने उसे चाकू के साथ देख लिया। अब बेटी चीखने लगी। उसे चुप करवाने के लिए जिन ने दरवाजे को धक्का दिया और वो गलती से लड़की के ऊपर गिर पड़ा और उसने अनजाने में लड़की को चाकू घोंप दिया। जिन घबरा गया। माँ ने उसे देखा तो वो भी चीखने लगी। जिन ने उसे भी चाकू से मार दिया। जब वो घर से निकलने लगा तो छोटा बेटा सामने आया। उसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? जिन समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसने कहा कि अपने कमरे में जाओ और 1 से 100 तक गिनो, मैं तुम्हारी माँ और दीदी को लेकर आता हूँ। जिसके बाद बच्चा रूम में चला गया। इसके बाद जिन ने एक फोटो देखी। उसमें वो आदमी था जो उसके भाई का डॉक्टर है। अब उसे समझ आया कि डॉक्टर ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है। उसने अपनी ही पत्नी को मारने के लिए भेजा है। जिन छत पर गया और डॉक्टर का इंतजार करने लगा। बच्चे ने उसे कॉल करके बताया कि मम्मी और बहन को कुछ हो गया है, जल्दी आओ। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर डॉक्टर का दिल टूट गया। जिन ने पूछा कि अपनी पत्नी को क्यों मारा। डॉक्टर ने कहा कि इंश्योरेंस के पैसों से हम सड़क पर आने से बच जाते, पर अब जब उसकी बेटी भी मर गई थी तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने गुस्से में आकर जिन को छत से धकेल दिया। जिन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उस कोशिश में गलती से डॉक्टर छत से नीचे गिर गया और ऐसे ही एक और मौत हो गई उसके हाथों। यही वो घटना थी जिसे जिन के दिमाग ने दबा दिया था। आखिरकार जिन होश में आया। उसने देखा कि योसियोक उसके पास था। योसियोक ने कहा कि विक्टिम के परिवार को इंसाफ चाहिए, तुम्हें छोड़ नहीं सकता, जहर देने जा रहा हूँ तुम्हें। पर जिन ने कहा कि उस लड़के से माफी मांग लेना मेरी तरफ से। ये सुनकर योसियोक समझ गया कि जिन को सब कुछ याद आ चुका है। फिर योसियोक ने पूछा कि क्यों किया तुमने ये सब, कौन था इस सब के पीछे। फिर उसने एक राज बताया। वो छोटा बच्चा जो उस रात 1 से 100 तक गिन रहा था, वो खुद योसियोक है। जिन हैरान रह गया। योसियोक ने पूछा कि मुझे भी क्यों नहीं मारा, मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? हाँ, बचपन से आज तक मुझे अनाथ आश्रम में रहना पड़ा, मेरा पूरा परिवार था, सब कुछ छीन लिया तुमने। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता था। जिनके पास शब्द नहीं थे, उसके मुंह से सिर्फ सॉरी निकला, और सॉरी काफी नहीं था। योसियोक जानना चाहता था क्या मेरे पिता ने इंश्योरेंस के चक्कर में माँ को मरवाया। जिन ने झूठ कह दिया कि नहीं, मुझे किसी और ने भेजा था, जो किया मैंने अकेले किया। योसियोक का दिल तो मानना चाहता था, पर दिमाग नहीं मानता। उसने फिर से पूछा कि क्या सच में ये इत्तेफाक था कि मेरे पिता ने मेरी माँ की मौत से 2 महीने पहले उनका इंश्योरेंस करवाया था। जिन के पास कोई जवाब नहीं था। योसियोक सब कुछ समझ गया। अब दोनों उलझन में थे, न जिन जी सकता था न योसियोक। दोनों अपने रास्ते चल दिए, अपने अपने दर्द के साथ। ये कहानी तो ऐसे बदनसीब इंसानों की है, एक जो अपना बीता हुआ कल भूल गया था और एक जो उसे भुला नहीं पाया। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।